बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मिशन कराची तो तकरीबन मुकम्मल हो गया। मिशन कराची क्या था, मिशन सिंध था। और जिस तरीके से सिंध के लोगों ने रिस्पॉन्ड किया इमरान खान साहब को और उनके नज़रिए को, ये मिसाली था। सिंध के लोग शाबाश के मुस्तहिक हैं। कराची के कंधों पे जो बोझ आन पड़ा था, कराची ने वो बोझ उठा कर दिखाया है। कराची ने साबित किया कि वो जुल्म के, जबर के और फस्तायत के ख़िलाफ़ खड़ा है। एक ऐसा दौरा जिसमें सिर्फ चंद मुलाकातें थी, एक ऐसा दौरा जिसमें सिर्फ चंद स्ट्रीट मूवमेंट की बातचीत थी या लोगों से हल्की फुल्की इंटरेक्शंस थी, वो दौरा बड़े बड़े जलसों में तब्दील हो गया। और फिर एक इतने बड़े जलसे के साथ इख्तिताम पजीर हुआ कि सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। कुछ मनादिर तो अब सामने आए हैं। जैसे जैसे सोशल मीडिया पे तस्वीर और वीडियोज़ आ रही हैं जो आम लोगों ने बनाई थी, वैसे वैसे पता चल रहा है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग कहाँ कहाँ से निकल कर आ गए और कितनी बड़ी मोबिलाइजेशन हुई है कराची में, सिंध में। तो ये एक बड़ी तैयारी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर जाएगी स्ट्रीट मूवमेंट की जगह पे। और 8 फरवरी 2026 ये वो एक दिन है जब पूरे पाकिस्तान को बंद करने की एक कोशिश अपोजिशन जमातों की जानिब से की जाएगी। लोग लगातार आ रहे थे और बड़ी दूर दूर तक लाइनें लगी हुई थी आने वाले लोगों की। जिस वक्त ये जलसा ख़त्म हुआ, अब रुकावटों के बावजूद ये जलसा हुआ है, लिहाजा एक बात याद रखी जाए कि ये मुज़ाहमत थी जो अवाम ने करके दिखाई है। और यही स्ट्रीट मूवमेंट का एक वार्म अप मैच है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत लिया है। अच्छा, सिंध वालों की, जो सिंध के अंदर लोग मौजूद हैं ना, उनकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो लोग इमरान खान साहब के नज़रिए को फॉलो करते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि इस मोमेंटम को आगे बढ़ाना है उन्होंने। क्योंकि जो बड़ा टारगेट है इनका वो 8 फरवरी का है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान का एक बड़ा इम्तिहान है कि कैसे पाकिस्तानी बाहर निकल कर आते हैं और एक बड़ा ट्रेंड चलाते हैं और पूरे मुल्क के हर चौक के अंदर वो डी चौक बनाते हैं। ये जो नारा है ना जो सुहेल अफरीदी ने दिया है, हर चौक डी चौक, ये नारा इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुक्मरानों के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो यही नारा है कि हर चौक डी चौक। मसला ये है कि जब भी आप सारे पाकिस्तान को इकट्ठा करके एक मखसूस एरिया की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें रावलपिंडी या इस्लामाबाद, तो फिर होता यह है कि बेशतर लोग आ ही नहीं पाते अपने घरों से दूर। यानी लोगों में 90% लोग ऐसे होते हैं जो बहुत दूर ट्रैवल करने में दिलचस्पी नहीं रखते, वो नहीं आ पाते। ये सच्ची बात है, इसको मानना पड़ेगा। लोग अपने घर के आसपास ज़्यादा एहतजाज कर लेते हैं, बहुत दूर आने में लोग उतनी दिलचस्पी नहीं रखते, लोगों के वसाइल भी नहीं होते बाद औक़ात। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौन सा पैसा देकर लोगों को लेकर आती है या बसें वैगनें खाना देकर लेकर आती है। लोग बेचारे अपना बंदोबस्त भी खुद करके आते हैं। तो अपने इलाकों में तो लोग काम कर लेते हैं, बहुत दूर नहीं जाते। ये लोगों के अंदर एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होता है, प्रॉब्लम भी होती है। तो ये जो एक तरफ को जाना है, वहाँ पर हुकूमत के लिए बड़ी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं कि एक रोड को बंद करना है, एक शहर को बंद करना है, एक इलाके को बंद करना है, वहाँ रुकावटें डालनी है। तो 10-15 हज़ार 20 हज़ार पुलिस वाले हों तो वो मार कुटाई करके, गोली चला के, शेलिंग करके, रबड़ की गोलियां चला के, बार बार रुकावटें डाल के वो कुछ ना कुछ करके मैनेज कर लेते हैं। 10 लाख बंदा भी आ जाए मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर यही लोग पूरे पाकिस्तान में फैल जाएं तो ये बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। क्योंकि हर जगह पे लॉ इन्फोर्समेंट की इतनी ताकत नहीं है कि वो पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल कर दें, कर ही नहीं पाएंगे। पाकिस्तान में तादाद ही बहुत कम है और आम आदमी के साथ हर गली मोहल्ले में लड़ना ये पुलिस के या किसी सिक्योरिटी फोर्स के बस की बात नहीं है। तो ये जो नारा दिया है सुहेल अफरीदी ने कि हर चौक डी चौक, ये इस वक्त एक बड़ी मुसीबत बना हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए और मौजूदा हुकूमतों के लिए कि इससे कैसे निपटना है। इससे निपटने का एक तरीका है कि पहले इतना खौफ फैला दें और पहले ही ऐसे इकदाम किए जाएं कि ये मोमेंटम बने ही ना। लेकिन अब जो कुछ हुआ अब तक, चाहे उसके लिए जिम्मेदार कोई भी है, कुछ टाउट्स कुछ अजीबोगरीब बातें कर रहे थे, मैं आपके सामने रख देता हूं अभी। यानी एक को मैं ये भी कहता हुआ सुन रहा था कि क्योंकि पीपल्स पार्टी ने सियासी सरगर्मियों की कुछ इजाज़त दी थी, लिहाजा पीटीआई को उन पर तनकीद नहीं करनी चाहिए थी, तो उन्होंने जनाब तनकीद कर दी तो उनको भारी पड़ गया। ये अब कुछ लोग कह रहे हैं, तो ये भी बात गलत है। देखिए, जब जब कोई अपोजिशन कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी करती है तो हुकूमत के खिलाफ ही करती है ना। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में जाके नून लीग जलसा करे
या खैबर पख्तूनख्वा में जाके पीपल्स पार्टी जलसा करे तो वो सुहेल आफरीदी और इमरान खान की वहाँ तारीफ़ें करे इसलिए कि उनकी हुकूमत ने एनओसी दे दिया उनको वहाँ जलसा करने का। ऐसा तो नहीं होता। अपोजिशन ने, यानी इन लोगों को ना जमहूरियत की अलिफ बे भी नहीं पता। ये बेचारे टाउट टाइप के लोग हैं, जर्नैलों से खबरें लेके चलाते हैं, बल्कि उनके बिहाफ के ऊपर पाकिस्तानी कौम को धमकियां भी लगाते हैं। अपनी औकात इनकी दो चपेड़े खाने की नहीं है और ये धमकियां लगाते हैं जर्नैलों के बिहाफ के ऊपर कौम को। और इनको छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी जिस दिन कौम ने मुड़ के इनकी तरफ सिर्फ घूरी डाली। इनको लग पता जाएगा, ये सामना नहीं कर सकेंगे पाकिस्तानियों का, मैं ये अच्छी तरह जानता हूं। तो कह रहे हैं जनाब क्योंकि पीपल्स पार्टी को ना थोड़ा सख्त जुबान में इस्तेमाल कर दिया। भाई अपोजिशन का काम ही ये होता है कि तनकीद करना हुकूमत के ऊपर, और जमहूरियत उनको इजाजत देती है, आइन उनको इजाजत देता है कि वो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लें। अगर पीटीआई को सियासी सरगर्मियां करने की इजाजत दी जाती सिंध के अंदर और खुली इजाजत होती है पंजाब के अंदर, तो ये किसी का एहसान नहीं था, ये पाकिस्तान का आइन और पाकिस्तान का कानून था। रोकना जुल्म है, इजाजत देना एहसान नहीं है, वो नॉर्मल है। देखिए पीटीआई के दौर में कितने लोग आए लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद, कितने लोगों को कत्ल किया गया। सवाए तहरीक लब्बैक का एक इवेंट हुआ, उसमें मार कुटाई हुई, उसके अलावा कौन है? फजलुर रहमान साहब भी आ गए, नून लीग भी आ गई, पीपल्स पार्टी भी आ गई। ये अपने अपने कंटेनर लेके पहुंचते रहे इस्लामाबाद में। क्या प्रॉब्लम हुआ? कुछ नहीं, वहां आके बैठे भी रहे। इमरान खान के दौर में जिसका जहां दिल करता था जलसा कर लेता था, वो रुकते भी नहीं थे। सिर्फ कोरोना के चंद दिनों में एसओपीज के तहत इन्होंने मना किया था कि अभी जलसे ना करें, लोगों को इकट्ठा ना करें, ये वबा फैल जाएगी। उसके अलावा तो कभी रोका नहीं, सब जलसे करते थे। तो इमरान खान कोई एहसान नहीं कर रहा था फजलुर रहमान पे या नवाज शरीफ पे या मरियम नवाज पे या बिलावल पे या जरदारी पे, नहीं कर रहा था। वो कोई एहसान नहीं था, वो एक आइन और कानून के अंदर एक इजाजत है जो सबको होनी चाहिए। अगर कोई रोक लेता है ताकत के बलबूते पे तो वो ज्यादती है, और पीएमएलएन ने और पीपल्स पार्टी ने ज्यादती की है एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर। और इस जुल्म के अंदर एस्टेब्लिशमेंट एक बड़े मुजरिम के तौर पे हमेशा मौजूद रहेगी, क्योंकि गंद मारना उन्हीं की वजह से होता है। इनकी तो औकात ही कोई नहीं है, उनके बगैर ये इतना गंद नहीं मार सकते। बिलाशुबा इनकी गंद मारने की कैपेसिटी बहुत है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के बगैर ये ऐसे नहीं कर सकते। बहरहाल इनको जमहूरियत की अलिफ बे भी नहीं पता, ये उठ के तजिए करना शुरू हो जाते हैं। और अब कह रहे हैं कि जी सुहेल आफरीदी को फारिग कर दिया जाएगा। और किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि जनाब उसकी एक तस्वीर उसकी दूसरी तस्वीर से मैच कर गई, तो हमने 9 मई में फिक्स कर देना है। वो जो एक तस्वीर है वो 9 मई की भी नहीं है, वो जो एक तस्वीर है वो उस जगह की भी नहीं है। एक बंदे की एक तस्वीर को दूसरी तस्वीर के साथ मैच कर दें तो उसको 9 मई में सजा दे देंगे। मैं आपको अपने मोबाइल में से निकाल के अपनी 2 फोटोज दे देता हूं, आप दोनों दे दें फोटोज, और दे के लाहौर फोरेंसिक लैब वालों से कहेंगे जनाब इसको बताएं ये एक ही बंदा है, वो आप कहेंगे जनाब एक ही बंदा है, तो क्या इसकी बुनियाद के ऊपर मुझे 9 मई में फिट कर देंगे? ये क्या बकवास है? आपको साबित करना पड़ेगा कि वो बंदा उस दिन उस जगह मौजूद था और ये काम कर रहा था। ये आप कैसे साबित करेंगे? इन लोगों पे मुकदमात भी नहीं है, ये मुकदमे का हिस्सा भी नहीं है बंदा, और इसको उठा के जनाब उसके अंदर फिट करने जा रहे हैं कि हमने सुहेल आफरीदी को हटाना है। ये एस्टेब्लिशमेंट की एक ख्वाहिश है, एस्टेब्लिशमेंट को ये प्रॉब्लम है। देखिए ना, डीजी ISPR जिस लेवल तक पहुंच गए, उसके बाद डीजी ISPR और फौज की, यानी मुझे ऐसा लगता है वो जिद में हुकूमत चला रहे हैं ना। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिद कर रही है ना, जिद के साथ निजाम चला रही है, तो उनकी कोशिश है कि सुहेल आफरीदी को घर भेजे। तो मैं एक बात तो बड़ी क्लियरली आपको बता दूं कि सुहेल आफरीदी इमरान खान का एक खिलाड़ी है, और इमरान खान की टीम में बेशुमार खिलाड़ी हैं। अगर आप सुहेल आफरीदी को निकालेंगे ना तो हाथ मल मल के रोएंगे और हाथ लगा लगा के पछताएंगे। वजह यह है कि आपको इससे बड़ी मुसीबत आपके गले पड़ जाएगी, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। अगर सुहेल आफरीदी को निकालेंगे तो इससे बड़ी मुसीबत आपके गले पड़ेगी। और एक चीज और बताऊं, आपको यह लगता है कि आप आराम से निकाल के हैप्पी बर्थडे टू यू कहेंगे, या आप ये हुकूमत घर भेज देंगे खैबर पख्तूनख्वा की, वहां कोई इमरजेंसी लगा देंगे, तो लोग आपको कहेंगे शाबाश जबरदस्त आपने काम किया? नहीं, लोग आपके गले पड़ जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट के लिए खैबर पख्तूनख्वा एक मुसीबत बन जाएगा, और एस्टेब्लिशमेंट बहुत बुरी तरह वहां फंस जाएगी। ये बात एस्टेब्लिशमेंट भी जानती है। बहरहाल ख्वाहिशात अपनी जगह पे हैं, ख्वाहिशात पूरी करने के लिए ये हमेशा उल्ट पटांग हरकतें करते रहते हैं। तो देखते हैं अब इसमें क्या करते हैं। सुहेल आफरीदी ने जो स्टेटमेंट दिया, सुहेल आफरीदी ने कहा कि सिंध हुकूमत ने जो बेहुरमती सिंध की अजरक और सिंधी टोपी की है,
आप उन्हें कभी माफ़ ना करना। सिंध की आवाम ने जो मोहब्बत हमें दी है इसको हम कभी नहीं भूलेंगे। ये सुहेल अफरीदी ने वहाँ पे स्टेटमेंट दिया, सिंध के लोगों का शुक्रिया अदा किया और सिंध की हुकूमत से शिकवा किया। अब मुराद अली शाह साहब किस मुंह से मिलेंगे सुहेल अफरीदी को? क्या वो मुलाकात कर सकते हैं कि जनाब आए बैठे मिलते हैं हम? और अगर मिलेंगे तो किस मुंह से मिलेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। जितना जुल्म उन्होंने अपने सूबे में सुहेल अफरीदी और उनके साथियों के साथ किया कि एक वज़ीर आला की जान को खतरे में डाल दिया, और अब नासिर शाह साहब जो है वो गोंगलुओं से मट्टी झाड़ रहे थे, नहीं जी वो सेफ एरिया था, नहीं जी हमने उनको बचाया था, नहीं जी वो ट्रैफिक जैम थी। रात पुलिस वाले खुद बताते रहे कि हमें हुकूमत ने कहा कि सारे रास्ते बंद कर दो। वो 2 घंटे का रास्ता जो है ना, बिलावल को कभी आप निकाले ना हैदराबाद से यहाँ के लिए, तो ये 2 घंटे का टोटल रास्ता नहीं है, तो उसके ऊपर जो है 7-8 घंटे लग गए। ये अच्छा आपने प्रोटोकॉल दिया है। तो ये एक्चुअली मेहमान नवाजी के खिलाफ है, और जरदारी साहब ने सारी जो सिंध की रवायात है ना उनको तबाह करके रख दिया। यानी आसिफ अली जरदारी ने सिंध का पानी भी कुर्बान कर दिया। पानी का मैं आपको सिंपली थोड़ा सा बता देता हूं कि देखिए, हमारे पास जो टोटल दरिया है उनमें से 3 दरिया तो अयूब खान ने दे दिए थे इंडिया को, रावी, सतलुज और ब्यास। चनाब और झेलम 2 बाकी दरिया रह गए। उन दोनों दरियाओं के ऊपर इंडिया ने हमारा पानी रोकना शुरू कर दिया। हम उम्मीद करते हैं हमारी फौज वो पानी छुड़वाएगी, लेकिन हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा, इस बारे में कोई स्ट्रेटजी नज़र नहीं आ रही। इंडिया हमारा पानी रोक कर बैठा हुआ है, फिर पीछे रह जाता है, और उसकी पुराने दरियाओं की वजह से दरियाई दाजल जो था वो भी खुश्क हो गया, और आपका पूरा जो सहराई इलाका है चोलिस्तान का और सराउंडिंग का वो सारा खुश्क हो गया। वहाँ पे एक दौर में खेती बाड़ी होती थी, अब खुश्क है। तो एक दरियाए सिंध बचता है जो पंजाब को भी सैराब करता है और नीचे जाके सिंध वालों के सैराबी का भी काम करता है। अब दरियाए सिंध का पानी 6 नहरों के जरिए से सहरा के अंदर ले जाया जा रहा है, जिसका पानी पहले इंडिया को दे दिया गया था। सहरा में जो है वो SIFC के तहत पाकिस्तानी जर्नैल जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे ज़रूरी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं। यहीं पे जो अरब ममालिक के बादशाह हैं वो शिकार खेलने आते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, ये पानी उन इलाकों तक पहुंचाया जाएगा। तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि यहाँ से फ़ायदा किसको होगा। तो जरदारी ने तो सिंध का पानी भी कुर्बान कर दिया ना। जो पानी सिंध को मिलना था वो दरियाए काबुल के ऊपर भी, क्योंकि दरियाए काबुल का पानी भी दरियाए सिंध में आता है, तो वहाँ पे भी अफगानिस्तान इंडिया के साथ मुशावरत कर रहा है एक डैम बनाने की, वहाँ पे भी एक डैम बनाया जाएगा, वो कोशिश कर रहे हैं मिलकर। तो सिंध का पानी कम होता चला जाएगा, और सिंध का हारी जो है उसका सबसे बड़ा मुजरिम कौन होगा? आसिफ अली जरदारी, जिसने बाकायदा सिंधियों का पानी कुर्बान कर दिया सिर्फ इस चक्कर में कि आसिम मुनीर साहब मेरे बेटे को वज़ीर आज़म बना देंगे एक दिन। तो बेटे को वज़ीर आज़म बनाने की जिद में सिंधियों का पानी भी दे दिया, सिंध की रवायात भी कुर्बान कर दी, और जो इन्हें एस्टेब्लिशमेंट करती है ये आंखें बंद करके फौरी तौर पे उसके ऊपर अमल दरामद कर देते हैं कि किसी तरह से इनका बेटा जो है वो वज़ीर आज़म बन जाए। नाज़रीन, अब एक सरप्राइज़ और आएगा, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, और अच्छा बड़ा तगड़ा सरप्राइज़ आएगा आपको। खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला सुहेल अफरीदी पहुँचेंगे। इनके और इनके साथियों का एक और मनसूबा है, और वो आपको अगले चंद दिनों में पता चलेगा। तो एक और बड़ा सरप्राइज़ है जो पाकिस्तानियों को मिलेगा। तो स्ट्रीट मूवमेंट जो है ना वो तेज़ होती जा रही है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान इससे फौरी तौर पे जेल से बाहर आ जाएंगे, नहीं। आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे जब तक कि छुड़वाया नहीं जाएगा। ये बात आप लिख कर रख लें कि आसिम मुनीर कभी नहीं छोड़ेंगे जब तक छुड़वाया नहीं जाएगा। और दूसरी बात यह कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो रहा है ना, ये जो मोमेंटम बन रहा है, ये रोजाना की बुनियाद पे एस्टेब्लिशमेंट का सहर टूट रहा है, उसकी मिथ टूट रही है, वो कमजोर हो रहे हैं, वो ज्यादा बेनकाब हो रहे हैं, और लोग उनके बारे में ज्यादा जानना शुरू हो गए हैं। वो रोजाना की बुनियाद पे शिकस्त खा रहे हैं, जिससे पाकिस्तानियों को एक मरतबा फिर एतमाद मिल रहा है। महमूद अचकज़ई साहब के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, यहां मुझे आपको बताने पड़ेंगे क्योंकि वो इससे रिलेटेड है। उन्होंने कहा जी कोर कमांडर 12,000 फौजियों की कमांड करता है। 9 मई को कोर कमांडर हाउस क्यों खुला था, लोग कैसे अंदर घुसे, हमारे फौजी जंग की किताबें पढ़ते हैं। उन्होंने ये भी जंग की तरह खेला कि आओ इनको इस तरह फंसाओ। यानी अब महमूद खान अचकज़ई भी इस नतीजे पर पहुंचे कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। जिन्होंने 4 मार्शल लॉ लगाए, पहले वो इन पर माफी मांगे ना, फिर 9 मई पर माफी मांग ली जाएगी कि जनाब अगर आपने माफी मंगवानी है तो पहले खुद माफी मांगो कि 4 दफा आपने पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया।
इमरान खान जेल से कहता है कि अगर हम चोर हैं तो कमीशन बना दो, वही सजा दे दो, मगर कमीशन बना ही नहीं। क्यों नहीं बन रहा? कोर कमांडर का दफ्तर और गेट खुला हुआ क्यों था? ये उन्होंने फिर सवाल उठाया। उन्होंने कहा यह सब एक मंसूबा था, एक जाल था जो बिछाया गया था। हम लाहौर फतह करने नहीं, वोट के हक के लिए निकले थे। 8 फरवरी के इंतखाबात में अवाम का मैंडेट बेमिसाल जुल्म से छीन लिया गया। मसला इमरान खान नहीं, मसला अवाम की राय है। आइन को बार बार पामाल किया गया। यही जुल्म पाकिस्तान की बुनियादें खोखली कर रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान किसी फर्द की नहीं, जुल्म के खिलाफ अवामी जिद्दोजहद की तहरीक है। ये भी महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा। उन्होंने कहा जी मुझे एक और ख़तरा है कि कुछ महीनों में, अल्लाह ना करे ये बात सच हो, लेकिन महमूद खान अचकज़ई जो है ना वो बड़े उन सियासतदानों में से हैं और ये बात पहले फजलुर रहमान साहब भी कह चुके हैं। महमूद खान अचकज़ई और फजलुर रहमान वो सियासतदान हैं जो पाकिस्तान के चप्पे चप्पे से ना सिर्फ वाकिफ़ हैं बल्कि इनकी बड़ी गहरी नज़र भी होती है। अब वो ये कहते हैं कि मुझे ख़तरा है कि कुछ महीनों में कुछ इलाके पाकिस्तान से ये कह दें कि आपका कोई भरोसा नहीं है, आप आइन बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, लिहाजा हमारे साथ नया इमरानी मुआहदा दस्तखत करो, एक नई आइन साज असम्बली बनाओ। ये बड़ी ख़तरनाक बात है। और ये बात जो है ना वो फजलुर रहमान साहब भी कह चुके हैं कि बहुत सारी जगहों पे हुकूमत मौजूद ही नहीं है, उनकी अमलदारी ही नहीं है। और वो भी ये कह चुके हैं कि खुदा ना खास्ता वो पाकिस्तान को एक अजीब सूरत हाल में देख रहे हैं। फजलुर रहमान साहब जैसे लोग, दीगर कुछ और बड़े सीनियर सियासतदान, ये इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश तो हो सकती है कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता टूट जाए, जैसे माजी में इन्होंने तोड़ा था, 2 टुकड़े कर दिया था, लेकिन पाकिस्तानी ये होने नहीं देंगे। पाकिस्तानियों को हर हाल में इस्टेब्लिशमेंट को रोकना पड़ेगा और इस जुल्म का सिलसिला बंद करवाना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान बड़ा नुकसान खुदा न खास्ता इससे उठा सकता है। नादरीन, आपको याद होगा शेर अफजल मरवत साहब अक्सर कहा करते थे, और मेरी बात का बुरा ना बनाएं, मैं सिंपल एक सादी सी बात कर रहा हूं। वो अक्सर ये कहा करते थे कि मेरी वजह से लोग निकलते थे, मैंने तहरीक चलाई थी, मैं था जिसने लोगों को निकाला था। इमरान खान तो जेल चला गया था, 9 मई के बाद मैंने ये करके दिखाया था। तो देखे शेर अफजल मरवत साहब, आपने तो निगरान हुकूमत में किया था इलेक्शन से पहले, अब आप देखें कैसे सुहेल आफरीदी ने लोगों को निकाला। मामला ये नहीं है, शख्सियत का मामला ही नहीं है, मामला नज़रिए का है, मामला एक मिशन का है, मामला एक मकसद का है जिसके लिए पाकिस्तानी कौम इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है। आज उस मकसद को, उस नज़रिए को अडियाला जेल में बैठा हुआ शख्स इमरान खान लीड कर रहा है। आज के दिन की आप बात करें ना, हाल की बात करें, तो इमरान खान उस नज़रिए को लीड कर रहा है कि पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, गैर जमहूरी हरकतें बंद होनी चाहिए, इंसानी हकूक़ की पामालियाँ बंद होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। आप 100 गिला करें इमरान खान की सियासत से माजी में, लेकिन इमरान खान साहब आज इस नज़रिए का अलम थाम के खड़े हैं। अब जो वो अलम पकड़ेगा अवाम उसके साथ निकल जाएगी। कल ये शेर अफजल मरवत साहब के हाथ में था, लोग उनके पीछे आ रहे थे इस नज़रिए और इमरान खान के साथी होने की वजह से। आज यहां पे अली अमीन गंडापुर साहब थे, माजी में हमने देखा अवाम उनके पीछे चल पड़ी थी। आज हम देख रहे हैं सुहेल आफरीदी, सारे लोग उनके साथ चल पड़े हैं, तारीखी मनाज़र हम देख रहे हैं। तो ये खैबर पख्तूनख्वा नहीं था, ये सिंध था जहां पे जाके उन्होंने इतनी बड़ी एक्टिविटी कर दी है। तो ये सबकी गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए। मामला नज़रिए का है, मामला इस वक्त पाकिस्तान का है और पाकिस्तानी अपने मुल्क के लिए खड़े। एक और बड़ी अफसोसनाक चीज़ नादरीन रिपोर्ट हो रही है और इस पर फौरी तौर पे तवज्जो दी जानी चाहिए और तमाम लोगों को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। ये वादी तीरा में जो ऑपरेशन का प्लान किया गया है उसकी वजह से बड़े पैमाने पर हज़ारों लोग नकल मकानी कर रहे हैं और सड़कें जो है ना वो लंबी कितारें उसके ऊपर गाड़ियों की नज़र आ रही हैं, तो लोग वहाँ से निकलना चाह रहे हैं। अब ये सिलसिला बड़ा सुस्त है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कबाहतें मौजूद हैं और इंतज़ामी गफलत भी मौजूद है। अच्छा, अब मामला ये है कि PDM में और इंतज़ामिया के इंतज़ामात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ये ताहिर खान साहब एक जर्नलिस्ट हैं, वो ये बता रहे हैं रजिस्ट्रेशन पॉइंट 1 है और इंतज़ामिया की कारकर्दगी कमज़ोर है। खुराक और तिब्बी इमदाद का मामला भी तसल्ली बख्श नहीं है। वॉशरूम्स का इंतज़ाम भी नहीं है। तीरा से पेशावर का तकरीबन 3.5 घंटे का रास्ता है, लेकिन पेशावर पहुंचने में 24 घंटे लग जाते हैं। ये लोग एक मरतबा फिर अपने घर छोड़ के जा रहे हैं। ये बेचारे कब तक नकल मकानी करते रहेंगे? कब तक अपने इलाके, अपने गाँव, अपने मोहल्ले, अपने बाज़ार उन्हें छोड़ छोड़ के बाहर जाते रहेंगे? कब तक? आप सोचें ना, लाहौर में बैठे हुए लोग या इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग कि आपको नकल मकानी करनी पड़ जाए, आप कहाँ जाके रहेंगे? अगर आपको जाके खैमों में रहना पड़े
और सर्दियां आपको बाहर गुजारनी पड़े तो आप कैसे गुजारेंगे जब आपके पास पैसे भी नहीं है, आपके पास वसाइल भी नहीं है। और एक मरतबा फिर आपको पता चले कि आपके इलाके में ऑपरेशन हो रहा है और ऑपरेशन पे ऑपरेशन होता है, बार बार ऑपरेशन होता है, नतीजा क्या निकलता है? सिफर। अमन इमरान खान के दौर में आया क्योंकि इमरान खान ने स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने की पॉलिसी दी, ड्रोन हमले सिफर किए और उसने सिर्फ हथियार से लड़ाई को नहीं रोका बल्कि उसने सियासत को भी हथियार बनाया। तो ये आपको होश के नाखून लेने चाहिए और उस फार्मूले पे अमल दरामद करना चाहिए। नाज़रीन, एक बड़ी खबर है, उस पर हमें लगातार नजर रखनी होगी। ईरान की सूरत हाल, ईरान की सूरत हाल काफ़ी कशीदा है। ईरान के सदर ने खिताब किया और वो अपने खिताब में कहते हैं जी कि वो जायज़ मुतालबात से नाराज़ नहीं है, वो जायज़ मुतालबात पर अपने लोगों से बातचीत करना चाहते हैं और वो मसाइल को हल भी करना चाहते हैं। और उन्होंने ये कहा कि लोगों के मुतालबात बहुत जायज़ भी हैं और तमाम एहतजाज करने वालों को वो बुरा भी नहीं कहते। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ईरान में बैरूनी एजेंट दाखिल हो चुके हैं जो काम कर रहे हैं, वो मासूमों को मार रहे हैं, उन्हें कत्ल कर रहे हैं, उन्हें ये हक नहीं दिया जा सकता। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इसराइल और अमेरिका इसके पीछे हैं और नौजवान गुमराह ना हो। ये ईरान है। अब तक जो हलाकतों की तादाद है वो कुछ मीडिया ये कह रहा है कि सैकड़ों में हो गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो हैं वो भी इसमें जाँ बहक हुए हैं, आम शहरी बड़ी तादाद में जाँ बहक हुए हैं। मगरबी मीडिया कुछ ऐसे मनाजिर तस्वीर दिखा रहा है जहाँ पे ईरान का झंडा उतार के जो पुराना एक झंडा है वो लगाया जा रहा है और इस तरह के मनाजिर दिखाए जा रहे हैं कि सड़कों पे, बाज़ारों में, हर जगह आग लगी हुई है और बड़ी शिद्दत आ गई है एहतजाजी मुजाहरों में। दूसरी जानिब कुछ जो दावे हैं वो ये सामने आ रहे हैं कि गुज़िश्ता 24 घंटों में ईरान में कुछ शिद्दत में कमी भी आई है और जो मुजाहरों की एक बहुत पीक था वो शायद गुजर गया है। ईरानी हुकूमत परेशान ज़रूर है और वो इन मामलों से निपटना चाहती है, लेकिन क्या अमेरिका इस मामले को ख़त्म होने देगा? क्योंकि अमेरिका और मगरबी ममालिक ईरान के मौजूदा रजीम से खाइफ हैं और बड़े लंबे अरसे से खाइफ हैं और उन्हें लगता है कि ये एक मौका हो सकता है ईरान में रजीम तब्दील करने का। तो क्या वो इस मौके को ज़ाया होने देंगे? कुछ ऐसी ब्रीफिंग्स हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त अमेरिकी फ़ौज में चल रही हैं और अमेरिकी मीडिया में रिपोर्ट हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप को मंगल वाले दिन इनके ऊपर कभी इम्कान है कि ब्रीफिंग दी जाएगी और उसके बाद वो कोई फैसला करेंगे कि ईरान के ऊपर कोई फौजी कार्रवाई करनी है या नहीं करनी। अमेरिका के अंदर बहुत सारे लोग इस मामले को इंस्टिगेट कर रहे हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं कि हम आपकी जगह होते तो अब तक ये कर देते, ये कर देते, ये कर देते। लेकिन ईरान जो है वो तरन वाला भी नहीं है, ये भी सब जानते हैं। तो इसके असरात आएंगे पूरे रीजन के ऊपर। तुर्की अपनी पोजीशन ले चुका है। पाकिस्तान का जो स्टेटमेंट है वो बड़ा जेनेरिक किस्म का है। पाकिस्तान ने खुल के इसके बारे में अभी तक जो एक कैटेगोरिकली बंदा कह देता ना, साफ बात, ब्लैक एंड वाइट में, वो पाकिस्तान का अभी तक इस पे मौक़िफ़ मैंने नहीं देखा। बहरहाल ईरान के लिए बड़ा क्रूशल टाइम है, उनका जो वहाँ पे रजीम है उसके लिए बड़ा क्रूशल टाइम है। वो इसको कैसे टैकल करते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कई मरतबा टैकल किया है, लेकिन इतनी बड़ी मुसीबत इससे पहले उनके ऊपर नाजिल नहीं हुई। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।